नमस्कार, मैं हूं जायरा और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश गुजरात की जंग में। गुजरात में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और इस बार का बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी की ओर से पीएम मोदी ने कमान संभाल रखी है, तो वहीं केजरीवाल धुआंधार राज्य के दौरे लगातार कर रहे हैं, लोगों से संवाद करके लोगों को लुभाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस बार के चुनाव प्रचार में कांग्रेस अपनी रणनीति बदलती हुई दिखाई दे रही है। पीएम मोदी कांग्रेस की इस नई रणनीति के प्रति कार्यकर्ताओं को आगाह भी कर रहे हैं। पीएम मोदी के मुताबिक गुजरात में कांग्रेस खामोशी से चुनाव प्रचार कर रही है, जिसका मुकाबला करने के लिए बीजेपी को अपनी चुनावी रणनीति में आंशिक बदलाव करना होगा। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को सचेत करते हुए कहा कि पहले के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस काफी शोर शराबा किया करती थी और बीजेपी का सफाया करने की शेख ही बघारती थी, लेकिन पिछले 20 सालों से वह हमें हरा नहीं पाई। इसीलिए उन्होंने इस बार चुनाव प्रचार की एक नई रणनीति अपनाई है, जिससे हमें सतर्क रहने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कांग्रेस की रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता जनसभाएं, संवाददाता सम्मेलन या कोई बयान नहीं दे रहे हैं, बल्कि कांग्रेस नेता चुपचाप दबे पांव गांवों में जाकर अपने लाभ के लिए दूसरों को प्रभावित करने के लिए पुरानी तरकीब अपना रहे हैं। वे खबरों में वही नहीं दिख रहे, लेकिन इसको लेकर सतर्क रहने की हमें जरूरत है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता गांवों में चुपचाप बैठकें कर रहे हैं और गांवों में जहर फैलाने के लिए अलग तरह से चीजों की व्याख्या कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस की इस रणनीति की काट के लिए कार्यकर्ताओं को मतदाताओं से संपर्क करने और घर घर जाकर प्रचार करने को कहा। बीजेपी जहां लोगों को कांग्रेस के प्रति सचेत कर रही है, तो वहीं लोगों से आम आदमी पार्टी की बातों में नहीं आने को भी आगाह कर रही है। पीएम मोदी ने इसके साथ ही गुजरात की जनता को शहरी नक्सलियों से भी सावधान रहने को कहा। पीएम मोदी ने कहा कि हमें अपने बच्चों को अर्बन नक्सलियों से सावधान करना चाहिए, जिन्होंने देश को तबाह करने का बीड़ा उठाया है। वे विदेशी ताकतों के एजेंट हैं। गुजरात उनके खिलाफ सर नहीं झुकाएगा, गुजरात उन्हें तबाह कर देगा। पीएम मोदी ने शहरी नक्सली को विकास और देश विरोधी बताते हुए कहा कि शहरी नक्सलियों ने सरदार पटेल की नर्मदा नदी बांध की महत्वाकांक्षी परियोजना को रोकने की कोशिश की। सरदार पटेल के सपनों को साकार करने के लिए 40-50 साल अदालतों के चक्कर लगाए। सरदार पटेल ने तत्कालीन रियासतों के विलय के सभी मुद्दों को हल कर दिया था, लेकिन कश्मीर का जिम्मा किसी और के पास था और वह अनसुलझा ही रह गया। पीएम मोदी ने राज्य में डबल इंजन की सरकार की जरूरत पर भी जोर देते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार के कारण विकास को एक नई गति मिलेगी। पीएम मोदी चुनाव प्रचार के दौरान आदिवासियों के मुद्दे भी उन्होंने वहां उठाए और उनके हित में बीजेपी सरकार के उठाए कार्यों का जो भी कार्य बीजेपी सरकार ने कराए हैं, उसका जिक्र उस दौरान किया। पीएम मोदी के मुताबिक कांग्रेस के शासन में अंबाजी से उमरगाम तक आदिवासी इलाकों के स्कूलों में विज्ञान की एक भी सीनियर स्कूल नहीं था। बच्चों के विज्ञान और गणित पढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी, पर आज उच्च शिक्षा प्राप्त कर आदिवासी युवक युवतियां कनाडा में विमान उड़ाने का प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो गुजरात की जंग में हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो तमाम राजनीतिक दल हैं अपनी जमीन मजबूत करने के लिए गुजरात में कोशिशों में जुटे हुए हैं। और कल हमने देखा जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा था, उस दौरान उन्होंने तमाम बातें कही हैं, तमाम विपक्षी दलों को घेरा है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा देते हैं। राजेश सिंह बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा संजीव निगम आप प्रवक्ता हैं, वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और रत्नेश मिश्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले राजेश सिंह जी आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने वहां पर दौरा किया और जिस तरीके से उन्होंने विपक्षी पार्टियों को घेरा, और सबसे अहम ये रहा उनकी बातों में कि उनका कहना था कि कांग्रेस ने अपनी रणनीति इस बार बदल दी है, तो सतर्क रहने को कहा है उन्होंने। हालांकि पहले ये कहा जाता था कि कांग्रेस कुछ नहीं उखाड़ सकती आप लोगों का, और आप लोग लगातार ये बात कहते थे कि कांग्रेस के बस का कुछ नहीं है। तो अब इस बयान का क्या तात्पर्य निकाला जाए कि उन्होंने कहा है सतर्कता बरतने के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल दी है? देखिए जायरा जी, आदरणीय मोदी जी हम सबके अभिभावक हैं, भारतीय जनता पार्टी के अभिभावक हैं, हम सबके नेता हैं, दुनिया के सबसे सशक्त नेता हैं और सबसे मजबूत नेता है, सबसे जनाधार वाले नेता हैं जी। तो उनका कर्तव्य है कि हम जमीन पे कितने भी मजबूत रहे, लेकिन हमको प्रेरित करना और हमको आगाह करना
कि जब युद्ध अपने अंतिम चरण में हो तो योद्धाओं को सोना नहीं चाहिए। तो ये अभिभावक के तौर पे वो लगातार हम लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। ऐसा पहली बात नहीं है, बराबर वो मीटिंग लेकर के, मीटिंग के माध्यम से या रैली के माध्यम से हम लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं कि जमीन पे आप लोग कितने भी मजबूत रहे, लेकिन ये मत भूल जाइए कि हमको केवल चुनाव नहीं जीतना है, चुनाव बड़े अंतर से जीतना है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार हम लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। जो हमारे कार्यकर्तागण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडेट वाली पार्टी है, तो पन्ना प्रमुख से लेकर के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक को वो मंत्रणा देते रहते हैं कि कभी भी आप लोग सुस्त मत पड़िए, लगातार आप लोग जमीन पे जैसे काम कर रहे हैं करते रहिए और जनता के बीच में बने रहिए, क्योंकि ये चुनाव हमको केवल जीतना नहीं है, हमको बड़े अंतर से चुनाव जीतना है और जन जन तक अब तो पहुंच चुका है लगभग, लेकिन जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को हम जन तक पहुंचाना है। और देश की जनता जिस प्रकार लगातार जागरूक हो रही है, और जैसे जी। अगर आप लेकिन कहीं ना कहीं उनके इस बयान से ये साफ जाहिर होता है कि उनको भी ऐसा लग रहा है कहीं पिछले दरवाजे से कांग्रेस चुपके से आपसे आगे ना निकल जाए। कहीं आऊंगे मैं आपके पास, हमारे साथ रत्नेश जी भी जुड़े हुए हैं। जहरा जी जवाब ले लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पिछले दरवाजे से आगे निकल जाएगा, हाँ बड़ा अंतर होना चाहिए, तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को आगाह। चलिए ठीक है, रत्नेश जी आप क्या कहेंगे, यहाँ पर किससे अलग रणनीति की बात करते हुए मोदी जी दिखाई दिए? क्या वाकई में ऐसा कर रहे हैं आप लोग, गुपचुप तरीके से तमाम लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, घर घर जाकर पुराने तरीके अपना रहे हैं? देखिए, अगर हम घर घर जा रहे हैं जायरा जी, तो इसमें गलत क्या है? ये लोकतंत्र है, हम घर घर क्या, हम प्रत्येक व्यक्ति से जाकर अपने लिए समर्थन मांगेंगे? नहीं, गलत कुछ नहीं है, मैं बस ये पूछ रही हूँ कि क्या वाकई में आप लोग यही रणनीति अपना रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से लोगों के बीच में जाकर अपनी बात रखती रही है, और हम भी अपनी पुरानी रणनीति पे ही चल रहे हैं। हम लोगों के बीच जा रहे हैं। इन्होंने जो 15 सालों में किया है उसको जनता को बता रहे हैं। अब इनके पास कोई काम तो है नहीं बताने का, तो बस यही आरोप लगाएंगे कि रणनीति बदल दी, ये कर दिया, वो कर दिया। और जायरा जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बंधु बोल रहे थे कि हमारे नेता हैं प्रधानमंत्री जी और अभिभावक हैं। मैंने तो आप तो जितना पढ़ा लिखा वहां सब पे पाया कि संगठन का नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और सरकार का नेता प्रधानमंत्री होता है। लेकिन भाजपा में देखिए कि भाजपा के प्रवक्ता के बयान से स्पष्ट हो गया कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है प्रधानमंत्री के आगे, क्योंकि प्रधानमंत्री तो सरकार का नेता होता है, लेकिन उन्होंने स्वयं बताया कि वो इनके नेता हैं। तो अब बड़ी दिक्कत वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि उनका नेता देश का प्रधानमंत्री है। नहीं तो नेता तो मोदी जी है ही ना उनके, मतलब इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते। देखिए रत्नेश साहब, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उनके नेता है ही, और नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लगातार जो आज भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है, जनाधार बढ़ा है, सिर्फ उन्हीं की वजह से बढ़ा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जायरा जी, संवैधानिक तौर पर ये बहुत गलत बात है। इस देश में संविधान का शासन है और संविधान कहता है कि प्रधानमंत्री इस पूरे देश का नेता होता है। चलिए ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। राजेश जी मैं जवाब लूंगी आपसे, लेकिन संजीव जी भी आम आदमी पार्टी से बने हुए हैं। संजीव जी, अब आप लोग किस तरीके से इसे गुजरात में फतेह हासिल करने के लिए अब रणनीति बनाएंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी कोई कसर यहाँ पर नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में फिर उन्होंने दौरा किया था, मंदिरों में भी वो जा रहे हैं, लगातार चक्कर काट रहे हैं। पूरी मेहनत और कोशिश आपकी तरफ से भी जारी है। जायरा जी, आम आदमी पार्टी की रणनीति बहुत स्पष्ट है और साफ है। अभी मैं सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजेश जी कह रहे थे कि मोदी साहब हमको समय समय पर आगाह करते रहते हैं, हमारे नेता है। वो तो आगाह करते रहते हैं, लेकिन इनके नेता कुंभकर्णी नींद में सोए रहते हैं। पंजाब में सोए और दिल्ली में तो कुंभकर्णी नींद में सोए। दिल्ली में 15 प्रमुख है, लेकिन सब सोए हैं, पता ही नहीं कहाँ 15 प्रमुख गायब हो गए। मैं देख रहा हूँ 3 बार के चुनावों से अतः ही पता नहीं है। वो बोलते हैं और ये इधर से सुनते हैं, उधर से निकाल देते हैं। पंजाब में वही हाल है। तो इस समय जो वर्तमान स्थिति है गुजरात में, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है। इनका बड़ा आसान टाइम होता था, इनका जो अपोजिशन होता था, अभी तो कांग्रेस पार्टी, तो वो बहुत इनके लिए सहज था, आसान था। ये कई बार उनको परास्त करते रहे, और अगर परास्त नहीं कर पाए चुनावों में, तो जीतने के बाद उनको अपने पाले में मिला लिया। अब की सही मायने में इनको चुनौती मिल रही है आम आदमी पार्टी से। दिल्ली के ये भुक्तभोगी कह रहे हैं दूध का जला बट्टा फूक फूक के पीता है। अब इनका इसमें होश नहीं, दिमाग नहीं काम कर रहा कि क्या करें, किस तरीके से हम अपनी रणनीति को बदले। तो कांग्रेस के अटैक करते हैं,
कभी ये करते। आम आदमी देखिए, पार्टी ने दिल्ली में करके राजनीतिक पार्टियों का तो काम ही यही होता है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, और जब वो चुनाव प्रचार में उतरते हैं तो ये तो सभी पार्टियां करती हैं, उसमें कुछ नया तो है नहीं। राजेश जी जवाब दे सकते हैं आप। जी जायरा जी, देखिए ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये दोनों ए टीम और बी टीम है। दिल्ली में आपने देखा कि ये दोनों लोग मिलकर के सरकार बनाए थे। अभी तो गुजरात कांग्रेस में वाले क्या तो ये हाल कहते है? हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी और बी टीम है, इस तरह की खबरें भी आई हैं पिछले दिनों। जायरा जी बता रहे हैं ना, बता रहे हैं, हम आपको प्रूफ दे रहे हैं। जायरा जी, गुजरात में जब अरविंद केजरीवाल जी जाते हैं तो केवल शहरों में जाते हैं, और कांग्रेस के लोग जब जाते हैं तो गांव में जाते हैं। तो इन लोगों का आपस में अंदरूनी गठबंधन है कि आप शहर में काम करिए, हम गांव में काम करेंगे, और मिलकर के थोड़ी बहुत सीट हम पा जाएंगे, आप पा जाएंगे, तो सरकार बनाने का एक मुंगेरीलाल का हसीन सपना देख रहे हैं। एक बात। दूसरी बात जायरा जी, कि ये लोग तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। आम आदमी पार्टी का भी आपने देखा किस प्रकार हिंदू देवी देवताओं को ये अपमानित करने का काम कर रहे हैं। गुजरात की जनता ये सब देख रही है और स्वागत करने के लिए बैठी हुई है गुजरात की जनता। और जहां तक जायरा जी भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, लगातार 20 वर्षों से जो 6.5 करोड़ गुजराती भाई हैं, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं, आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद दे रही हैं। 20 वर्ष का समय छोटा समय नहीं होता है जायरा जी, ये बहुत लंबा समय होता है। और ये कह रहे हैं जमीन हमारी नहीं बची है। लेकिन राजेश जी देखिए, अभी तक आप लोगों को गुजरात में बेहतर प्रदर्शन रहा है और नरेंद्र मोदी के नाम पर ही गुजरात की जनता आप लोगों को वोट देती आई है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी राज्य स्तर का इतना बड़ा नेता नहीं है, तभी तो नरेंद्र मोदी को बार बार वहां पर जाना पड़ता है, अपनी मौजूदगी दर्ज करानी पड़ती है, और जनता को रिझाने के लिए वही लगातार दौरे पे दौरे करते रहते हैं। लेकिन राज्य स्तर पर कोई ऐसा बड़ा नेता है क्या आपका वहां? देखिए जायरा जी, हमारा राज्य स्तर छोड़िए, हमारा जमीन स्तर पे, बूथ स्तर पे, पन्ना प्रमुख तक हमारे पास है। और जहां तक नहीं, वो तो है, लेकिन जनता के बीच में जो लोकप्रियता होती है वो भी महत्वपूर्ण होती है ना जायरा जी। अगर हम 20 वर्षों से 6.5 करोड़ गुजराती भाइयों का अगर आशीर्वाद हमको मिल रहा है, और लगातार अगर व्यक्ति रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब कि जनता आशीर्वाद दे रही है ना जायरा जी। हमारा तो हर कंस्टिट्यूंसी में और पूरे गली मोहल्ले में हमारे लोग हैं और जमीन पे जा रहे हैं जायरा जी। और जहां तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सवाल है, तो वो तो पूरे देश की जनता, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने हृदय में बसा लिया है। और हमारे जो नेता है आदरणीय अमित शाह जी, जो भारत सरकार के गृह मंत्री है, उन्होंने कह दिया है कि कम से कम 150 सीटें हम जीत करके आने वाले हैं। सीआर पाटिल जी जो हमारे प्रदेश, ये दावे तो देखिए सभी करते हैं, सभी पार्टियां करती हैं इस तरीके के दावे, तो लेकिन सच किसके दावे होंगे ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ठीक है, रत्नेश जी कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? रत्नेश जी कहिए। देखिए जायरा जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति बोल रहे थे कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करती है किसी पॉलिटिकल पार्टी को। उन्होंने कहा अगर हिंदू सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा अपमान किसी ने किया है तो इनके नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया है। मैं आपको इसको समझा देता हूं, बहुत कायदे से समझिएगा, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी सुने इस बात को। सनातन धर्म में 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और जब आप सनातन संस्कृति को पढ़ेंगी जायरा जी, तो इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे क्या कहते हैं जरूरी आश्रम बताया गया है गृहस्थ। आप जब वैदिक काल को उठा के देखेंगे तो भारत में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे सनातन परंपरा से, वो भी विवाह करते थे, उनकी भी संतानें होती थी। और ये कहा गरुड़ पुराण में ये कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं किया, देखिए ये तो इंसान की पर्सनल चॉइस होती है ना, इस पर आप टिप्पणी नहीं कर सकते रत्नेश जी। नहीं जायरा जी सुनिए जायरा जी, जवाब इस बात को सुनना होगा आपको। ये धर्म की बात बोलते हैं तो धर्म के स्वरूप पे जवाब मिलना चाहिए। और अगर आपने संतानोत्पत्ति में पुत्र उत्पन्न नहीं किया तो आपको पुंग नामक नहीं देखिए रत्नेश जी, ये मुद्दा आप नहीं उठा सकते यहाँ पर इस वक्त। ये इंसान की अपनी श्रद्धा होती है, अपनी पर्सनल चॉइस होती है, वो क्या करना चाहें, किस तरफ अपनी डेडिकेशन दिखाना चाहें, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए जवाब ले लीजिए राजेश जी से, जवाब ले लीजिए। खुले तौर पर ठीक है, मजाक बनाया है। ठीक है रत्नेश जी, हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। राजेश जी जवाब दीजिए। जायरा जी, ये लोग तो ऐसे लोग हैं जो भगवान राम के अस्तित्व को नकार दिए थे। भगवान राम के होने का प्रमाण मांगने वाली ये कांग्रेस पार्टी है। दूसरी बात जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है वो भगवान बुद्ध जो खुद पूरे संसार को तारने के लिए घर को संन्यास ले लिए समाज। चलिए जवाब तो सुन लीजिए ना, आपने
अपनी बात रखी, वो जवाब दे रहे हैं, जवाब सुन लीजिए रत्नेश जी, फिर आप अपना बात रखिएगा। साहब हमारे गुजरात में पन्ना प्रमुख है, इनसे पूछिए जो गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो कहां से बिलोंग करते हैं। इनको एक अध्यक्ष जो है गुजरात से नहीं मिला, और CR पाटिल साहब महाराष्ट्र से लेकर के आए हैं और बात कर रहे हैं आप पन्ना प्रमुख है गली गली में। अरे कोई एक व्यक्ति ऐसा लेकर के आते जो आज इसको आप अध्यक्ष बनाते हैं गुजरात का, गुजरात में एक भी व्यक्ति नहीं मिला। अब मैं बता रहा हूं जो दिल्ली में हुई थी आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली हम दोहराने जा रहे हैं गुजरात में। इसकी बौखलाहट से जो ये है धमक है आम आदमी पार्टी की गुजरात में, जो लोग हमें बुला रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल साहब वहां जाते हैं तो किस तरीके का जनसमूह वहां इकट्ठा हो रहा है, उससे ये बौखलाए हुए हैं। दिल्ली हम दोहरा रहे हैं, गुजरात में ये हम आपको बता रहे हैं, हम उसी प्रकार से दिल्ली वाली स्थिति जो है दोबारा से गुजरात में आएगी, क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अरे संजीव जी अभी हाल ही में हमने देखा था, संजीव जी अभी हाल ही में देखा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के जालीदार टोपी के साथ पोस्टर लगा दिए गए थे। उस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा भी था कि ये कंस का काम है, कंस की औलादों का काम है, ऐसे कहना था उनका। इस पर उन्होंने रिएक्ट किया था अरविंद केजरीवाल साहब ने, क्योंकि हम किसी एक धर्म और किसी एक जाति और पार्टी की हमारी पार्टी नहीं है। हम सभी जातियों को, सभी धर्मों को समान सम्मान देते हैं और सभी की पार्टी है आम आदमी पार्टी। इसलिए गुजरात में लोग बुला रहे हैं। अगर इन्होंने कोई काम किया होता, समय 27 वर्ष में थोड़ा नहीं होता है, 27 वर्ष में कोई काम किया ही नहीं, इनको लगता है कोई दूसरा हमें चैलेंज नहीं कर सकता है। अब जब प्रिंसिपल चैलेंजर के रूप में आम आदमी पार्टी मिली है गुजरात में, अब इनके होशो हवास उड़े हुए खिलाफ अभी तक तो गुजरात मॉडल। लेकिन देखिए हर जगह के मुद्दे और देखिए चीजें सब जगह की अलग होती हैं ना। आपने भले ही दिल्ली में अपना परचम लहराया हो, पंजाब में लहराया हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही सारे मुद्दे गुजरात में भी काम आए। आप बताइए, स्कूल और अस्पताल ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में अलग अलग मुद्दे तो हो सकते हैं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। किस राज्य को अच्छे स्कूल नहीं चाहिए, किस राज्य को अच्छे अस्पताल नहीं चाहिए। अभी सुना था इनके एक वहां के नेता बोल रहे थे कि साहब हम जो है 10,000 स्कूल सही कर देंगे, ये कितने 953 में कुछ स्कूल सही कर देंगे। पूरे राज्य के स्कूल सही करने में कितना समय लग जाएगा। आपने कुछ किया ही नहीं है। जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो लोगों के लिए कौन आपको जिताएगा इस बार। ठीक है, चलिए कहिए रत्नेश जी क्या कहना चाह रहे हैं। जायरा जी, मैं दूसरी बात पे आऊंगा जो कभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा था, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये एक दूसरे के छोटे और बड़े भाई हैं। आऊंगी राजेश जी आपके पास में, 2 मिनट रुकिए। कहिए रत्नेश जी। मैं इसका जवाब आपको सिद्ध कर दूंगा और तथ्यों के साथ सिद्ध कर दूंगा इस बात को। आप जब किसी राजनीतिक दल की स्थापना होती है तो उसकी स्थापना कहाँ से हुई, किन माध्यमों से हुई, इसको आपको देखना चाहिए। आम आदमी पार्टी की स्थापना अन्ना आंदोलन के कारण हुई। अन्ना आंदोलन कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध किया गया था। अन्ना जो कि संघ के स्वयंसेवक हैं, उनके द्वारा वो आंदोलन खड़ा किया गया और जिस आंदोलन को संघ ने पूरा बैकअप दिया, उस आंदोलन से आम आदमी पार्टी निकल कर आई है और ये कहते हैं कि कांग्रेस की भी पार्टी है। दूसरी बात, जो संघ जिन कामों को भाजपा के माध्यम से सीधे नहीं करवा पाया, उन्होंने आम आदमी पार्टी के माध्यम से करवा दिया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बंधु मुझे इस बात का जवाब दे दें कि आम आदमी पार्टी के किसी पदाधिकारी, किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री के कमरे में और कार्यालय में आप जाएंगे तो गांधी की फोटो आपको नहीं मिलेगी। क्या गांधी के बिना भारत की परिकल्पना की जा सकती है जारा जी? तीसरी बात, ठीक है चलिए, देखिए समय की भी कमी है मेरे पास, मुझे सब मेहमानों के पास जाना है। 10 सेकंड, ठीक है, कहिए। ये सभी जातियों की और सभी धर्मों की बात करते हैं और इन्हीं का एक मंत्री जब बाबा साहब की, भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के कहने पर उससे इस्तीफा ले लेते हैं और उसे मंत्रिमंडल से निकाल देते हैं। ये इन दोनों की कार्यप्रणाली आप देखिए कितनी मिलती है एक दूसरे से। चलिए ठीक है, चलिए मैं संजीव जी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन राजेश जी देखिए गुजरात चुनाव पे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो उस पर हम टिके रहें तो ज्यादा बेहतर होगा, मुद्दों से इधर उधर ना भटके। देखिए गुजरात एक साख का सवाल भी है आप लोगों के लिए, क्योंकि लगातार गुजरात मॉडल का जिक्र होता आया है, फिर चाहे 2014 के लोकसभा चुनाव हो या 2019 के, तो यहाँ पर एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए ये जंग जीतनी हो जाती है।
जयरा जी देखिए, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय का मैं जवाब देना चाहता हूँ। ये जो कर रहे हैं बहुत भीड़ जुट रही है, तो ये तो अरविंद केजरीवाल जी जिस ऑटो में बैठ के गए और जहां पे खाना खाए वहीं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकल गया, तो इनके भीड़ का अंदाजा तो आप इसी से लगा लीजिए कि कितनी भीड़ जुट रही है और वो लोग किसको वोट देने वाले हैं। एक बात। दूसरी बात, मैं कांग्रेस की बात करना चाहता हूँ कि जो अभी उसके पहले सनातन परंपरा और धर्म की बात कर रहे थे जयरा जी, भारतीय ज्ञान के हिंदू परंपरा और हिंदू जीवन शैली इतनी विविधता भरी वाली बात है कि भारतीय लोग खुद नहीं समझ पाते हैं, तो विदेशियों की जो पार्टी है और विदेशियों के साथ जो रहने वाले लोग हैं इस परंपरा को कैसे समझेंगे? जो एक पुस्तक, एक विचारधारा और एक पूजा पद्धति में सीमित हुई हो, वो ये भारतीय परंपरा के बहुआयामी आयाम को कैसे समझ पाएंगे? ये जो सीमित कर देते हैं हिंदू परंपरा, देखिए, आज के मुद्दे से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है ना। देखिए, आपने जवाब दे दिया, उन्होंने कुछ कहा, इनको समझ में तो कुछ नहीं आता हिंदू धर्म। ठीक है, हम गुजरात के मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं ना, किस तरीके से आप लोग जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अलग इन्होंने मुद्दा उठा दिया था रत्नेश जी ने यहाँ पर, लेकिन फिर भी आपने जवाब दे दिया। चलिए ठीक है, अब खत्म करिए वो बात। उसी में भरने का प्रयास करते हैं, उसी से देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो जिनको मालूम नहीं, चलिए ठीक है, अभी समय की कमी है मेरे पास, जल्दी से संजीव जी अपनी बात रख दीजिए। संजीव जी जल्दी से, जाते जाते एक लास्ट कमेंट आपका। मैं आपको बता रहा हूँ, गुजरात में आम आदमी पार्टी दिल्ली दोहराने जा रही है। हम भारी मतों से वहां पर जीत रहे हैं और भारी अंतर से जीत रहे हैं। जी, पहले दिल्ली वालों को, पंजाब वालों को जो फ्री बिजली और फ्री करके बिल्कुल जी, वही चीज दिल्ली और पंजाब में गुजरात में फ्री वही हम गुजरात में देंगे, वही हम गुजरात में देंगे। हम आपके तरीके। चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर इस तरीके से चलता रहेगा। आप तमाम जो सियासी दल है कोई कसर नहीं छोड़ते एक दूसरे को नीचा दिखाने में और खुद को बेहतर साबित करने में। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी इस खास पेशकश में। तो गुजरात के रण में जो सभी सियासी दल हैं पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जनता को अपने पक्ष में किया जा सके और कोशिश भी लगातार जारी है। नरेंद्र मोदी ने भी ये बात साफ कर दी है कि हमें सतर्क रहने की अब जरूरत है अगर बेहतर प्रदर्शन करना है तो। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।